नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का एमफिल पीएचडी का पेपर जो कि अक्टूबर 2021 के अंदर हुआ था, वो लेके आया हूं। ये पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यूजीसी नेट के लिए भी और एमए एंट्रांस के लिए भी और विभिन्न जितनी भी प्रतियोगिता होती हैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड इनके लिए। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश भाषा के अंदर है, सेकेंड लैंग्वेज इसके अंदर मराठी है। अगर किसी को देखना है तो महाराष्ट्रियन भाषा में देख सकता है इसको। तो आइए बिना वक्त गवाए इंग्लिश में देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो मेन एम था वो था इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इफेक्टिवनेस और प्रोडक्शन बढ़ाना था, इसके ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर की कार्य करती है। सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार है, हु फर्स्ट प्रपोनेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायक्नोमी। तो ये बात करी है पॉलिटिक्स और प्रशासन की जो विरोधाभास या द्विभाजन की बात जिन्होंने करी है वो विड्रो विल्सन ने करी है 1887 के अंदर। इन्हीं के कारण प्रशासन और राजनीति का द्विभाजन हुआ था आगे चल के। तो इनको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे थिंकर हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ स्पॉइल सिस्टम। तो स्पॉइल सिस्टम आप जानते हैं कि जो वो होता है इसके अंदर अपने रिश्तेदारों को या अपने सगे समधरियों को नौकरशाही के अंदर जगह दी जाती है, उसी को स्पॉइल सिस्टम कहता है। तो ये है अवॉर्डिंग जॉब्स टू पॉलिटिकल सपोर्टर्स या पॉलिटिकल सपोर्टर्स को या अपने सगे जने को, अपने रिलेटिव को जो हम स्पॉइल सिस्टम के अंदर नौकरशाही के अंदर जगह देते हैं, तो इसी को स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। और इसी के उलट एक मैरिट सिस्टम होता है। मैरिट सिस्टम के अंदर प्रतियोगिता के द्वारा योग्यता के अनुसार लोगों को नौकरशाही के अंदर भर्ती किया जाता है। इन विच ईयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज ड्राफ्ट। तो ये हुआ था 1779 के अंदर यूएसए का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। एडहेरेंस टू यूजेस एंड कस्टम इन द फीचर ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है एडहेरेंस, तो ये है बोथ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमेरिकन प्रेसिडेंट इज राइट। तो हमें बताना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा इसके अंदर कथन सत्य है। तो इसका कथन सत्य है कि अमेरिका प्रेसिडेंट कैन नॉट कंस्टेंट इलेक्शन मोर देन ट्वाइस वाज ए ट्रेडिशन अनटू 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बट नाउ इट इज़ ए रूल। तो पहले ये था कि अमेरिका के संविधान के जो जो राष्ट्रपति होते थे वो 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ते थे। ये वहाँ पे एक ट्रेडिशन बना हुआ था, परंपरा बना हुई थी। लेकिन जो 23वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत ये लिख दिया गया कि राष्ट्रपति जो वहाँ का होगा वो 2 बार से ज़्यादा नहीं खड़ा होगा चुनाव के अंदर। इसी कारण ओबामा भी नहीं लड़े थे, वो कितनी कम एज के अंदर बनने के बावजूद वो तिवारा नहीं लड़े, 2 बार बनकर ही रह गए। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्रो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी पाकिस्तान के अंदर। हमें बताना है कि 1973 के अंदर कौन सी संविधान जब बना था उनके अंदर 1973 के अंदर कौन से गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो वहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम है, कहीं ना कहीं भारत की नकल देख कर इन्होंने पार्लियामेंट सिस्टम अडॉप्ट किया था। हु प्रपोनेटेड द आइडिया ऑफ ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक का आइडिया किसने प्रपाउंड किया ये बताना है इसके अंदर। तो ये है जूहरलाल हक जी द्वारा ये अपनाया गया था। इन विच ईयर मोनार्की इन नेपाल केम टू एंड। तो नवा क्वेश्चन है कि मोनार्की यानी राजतंत्र नेपाल के अंदर कब खत्म हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ है 2008 के अंदर, जब वहाँ पे संविधान बनाने की मांग काफ़ी ज़्यादा उठी थी। अकॉर्डिंग टू द माओ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल चेंज। तो उन्होंने बताया है माओ ने कि पॉलिटिकल चेंज का क्या है, वो रेवोल्यूशन ही बताते हैं। रेवोल्यूशन के द्वारा ही हम पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं, क्रांति के द्वारा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन ऑडिट। तो ग्रीन ऑडिट का क्या उद्देश्य है इसके अंदर बताना है। तो ये सभी है, टू एक्सेस वेदर द इंस्टीट्यूट इज सेंसिटिव टू वर्ड, टू assess whether the institution has adopted a policy reduce reuse and recycle, to assess whether the institution use plastic or not। तो ये सभी है इसके अंदर 11वीं के अंदर। इसके अंदर बताया कि जो ग्रीन ऑडिट होता है उसके अंदर के रिड्यूस हो रहा है या रिसाइकल कर रहे हैं नहीं कर रहे चीज़ों को, ऑडिट हो रही है नहीं हो रही, ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। 12वां क्वेश्चन किस प्रकार है, हुज ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ए न्यू मैन हु विल सेक्रीफाइस बुर्जुआज वैल्यू। तो ये किसने कहा है कि बुर्जुआजी वैल्यू को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो माओ से तुंग, जिन्हें हम माओ भी कहते हैं, माओ ने कहा था ये बात। आफ्टर विच इलेक्शन डिड ए ह्यूज पार्लियामेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो ये बताना है कि आफ्टर विच इलेक्शन डिड ए हंग असेंबली, माफ़ कीजिएगा, हंग असेंबली ये होती है कि जिसके अंदर किसी को भी पूर्ण रूप से बहुमत पर्याप्त नहीं होता, उसे हम हंग असेंबली कहते हैं। तो हंग असेंबली भारत के अंदर कब हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो 1998 के अंदर ये हंग असेंबली हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ
इलेक्टोरल इलेक्टोरल इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो इलेक्टोरल नहीं है उस बताना है हमें। तो ये अडल्ट सफराइजेज है, यानी अडल्ट सफरेज मतलब 18 साल से ऊपर का सभी को वोट का अधिकार है भारत के अंदर। सीक्रेट बैलेट का भी भारत के अंदर प्रावधान है, यानी हम सीक्रेट जाके अपना वोट देते हैं। रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये भी भारत के अंदर है। लेकिन कम्युनल इलेक्टोरल नहीं है, यानी कम्युनल यानी सांप्रदायिकता के आधार पर जो दिए जाते हैं इलेक्टोरल, वो भारत के अंदर नहीं है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द रिलेटेड टू ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड रैशनल अथॉरिटी, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं मैक्स वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, नौकरशाही सिद्धांत इन्होंने दिया है। हु रोड द बुक ह्यूमन कंडीशन, तो बताना है कि ह्यूमन कंडीशन बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है हन्ना आरेंट ने ह्यूमन कंडीशन, और इनकी बुक थी ऑन टोटल टेरिटोरियलिज्म, वो भी बहुत महत्वपूर्ण और फेमस बुक है, उनको भी याद रखें। हु इज रिलेटेड टू द बुक पब्लिक पॉलिसी री मेकिंग री एग्जामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूजीसी नेट के अंदर ही पूछा गया था कि कौन इससे जुड़े हैं। वाइड ड्रॉर इसके साथ जुड़े हुए हैं पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन के साथ। हु इज रिलेटेड टू द बुक ऑफ द पॉलिसी ओरिएंटेशन, पॉलिसी ओरिएंटेशन के साथ कौन जुड़े हुए हैं, तो ये हैरोल्ड लासबेल इसके साथ जुड़े हुए हैं पॉलिसी ओरिएंटेशन के साथ। डिप्लोमेसी क्या है, तो इसके अंदर पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, डिप्लोमेसी बताना है इसके अंदर हमें क्या है। तो डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट यूज ऑफ द परसेप्शन, जो परसेप्शन हम यूज करते हैं वही डिप्लोमेसी होता है। द बैलेंस ऑफ पावर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। बैलेंस ऑफ पावर होता है वाज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द कोल्ड वार इज स्टेट कोल्ड, तो बैलेंस ऑफ पावर के जरिए दिखाया जाता है कि अभी भी हमारे पास शक्ति है, और वो जो शक्ति के द्वारा ही हम किसी चीज़ को, युद्ध को हम जारी रखते हैं, इसी को बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन इज रिगार्डेड, तो ब्राजीलिया बताना है हमें किससे रिगार्डेड है, तो ये रोड सेफ्टी के साथ ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन संबंधित है। हु प्रपोज द सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, तो सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी के साथ कौन जुड़े हुए हैं, तो सिंपल सा है, लॉक जुड़े हुए हैं, जॉन लॉक, इसको याद रखें। सोशल थ्योरी के साथ लॉक, हॉब्स और रूसो इन सब के जहाँ पे भी आपको दिखे सोशल कॉन्टैक्ट, तो इन सभी के साथ आप इन्हीं तीनों को देखें। What nationalism did मौलाना आज़ाद पुट फॉरवर्ड टू मेक इंडिया नेशनलिज्म मोर कम्प्रहेंसिव एंड डेवलपिंग, तो इसमें बताना है कि जो मौलाना आज़ाद थे उन्होंने किस प्रकार का नेशनलिज्म अपनाया था, तो उन्होंने मिक्स नेशनलिज्म की बात कही थी। विनोबा भावे मेथड ऑफ गवर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, तो इसमें विनोबा भावे मेथड वाज गवर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर था उनका नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं था, जबकि उनका वेलफेयर स्टेट से लेना था, स्वराज्य से लेना देना था, और सुराज्य से भी लेना देना था, लेकिन जो नेशनलिज्म का आइडिया के ऊपर उन्होंने कुछ बात नहीं करी है ज़्यादा। हु रोड द बुक टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिर्नुबिक पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारी, इनसे पूछा भी गया था फ्रैंक मैरिनी, अभी यूजीसी नेट का जो 2021 का पेपर हुआ था इसके अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बुक का ही नाम आया था, तो ये बुक किसने लिखी है, ये पूछा गया था। 1971 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी थी। और अगला इसका सेट है, ये 2019 का था, इसी के अंदर 25 क्वेश्चन थे, 25 रिसर्च प्रपोजल के होते हैं, 25 इसके होते हैं, तो 25 मैंने यहाँ से ले लिए हैं। डिबेट ऑन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के साथ कौन जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है बिहेवियरलिज्म रेवोल्यूशन के साथ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और जब पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आई थी उसके अंदर उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और जो राजनीतिक पुनरुत्थान करने की और ये आगे बढ़ा था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट है, पार्टी सिस्टम 1952 से लेकर 1960 तक था वन पार्टी सिस्टम, अभी बीजेपी का भी वन पार्टी सिस्टम देखें, लेकिन जो ये आईएनसी का है ये नहीं है, तो यही सही है, और विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट है, तो और सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, तो हमें बताना लिबरलिज्म का सिद्धांत से कौन मेल नहीं खाता है या कौन संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है मिनिमम गवर्नमेंट मिनिमम फ्रीडम, तो मिनिमम फ्रीडम की बात नहीं करता, वो फ्रीडम पूरी बात करता है, तो यही इसका मेल नहीं खाता है। मिनिमम फ्रीडम एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट, ये बात सही है। नॉन इंटरवेंशन की बात करता है वो, हिंड्रेंस और इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन इसकी बात नहीं करता है वो। हु वाज रिलेटेड टू सर्वोदया के साथ जुड़े हुए विनोबा भावे जी,
द बुक प्रिजन डायरी लिखी है इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने, और इन्होंने दल विहीन राजनीति की बात करी थी इसी बुक के अंदर। हु वाज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ जुड़े हैं पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर मिक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाया था, और ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। सोशल पॉलिसी इज पार्ट ऑफ, तो सोशल पॉलिसी किसका पार्ट है हमें इसके अंदर बताना है। तो सोशल पॉलिसी पार्ट है, पब्लिक पॉलिसी का ही एक पार्ट है। असर्शन और रीजनिंग से संबंधित एक क्वेश्चन था, एक मिनट माफ कीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो 7वां क्वेश्चन था असर्शन और रीजनिंग से संबंधित, 8वां क्वेश्चन था माफ कीजिएगा। तो हमें बताना है, असर्शन है रिलीजनलिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट द कल्चर डाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि रिलीजनलिज्म है वो भारत की कल्चर डाइवर्सिटी को बताता है। पॉलिटिकल लीडर विप अप इन इंटायर विप ऑफ इन एथनिक आइडेंटिटी। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है, तो मेरे को लग रहा है कि इसका पहला ही सही होगा, तो ए सही है इसका और आर फॉल्स है इसका। रिलीजनलिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट द कल्चर डाइवर्सिटी, ये बात सही है। पॉलिटिकल लीडरशिप विप अप ऑफ एथनिक आइडेंटिटी, तो ये बात गलत है, तो इसका पहला ही सही है बस। 9th क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, हु सेड द पावर टू हर्ट इन नथिंग न्यू इन वेलफेयर बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनहेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वार एंड थ्रेट ऑफ वार एज टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बार्गेनिंग एंड इंटीमेशन। तो ये बात करी थी, ये बात करी है इन्होंने हर्स, ये बात की थॉमस सेलिंग ने ये बात करी कि द पावर टू हर्ट इज नथिंग न्यू इन वेलफेयर और टेक्नोलॉजी, इन सबकी बात करते हैं ये। Who categorize idea into the following, namely ideology of status quo ideology and imperialism and the ambiguous ideology। तो ये बात करी है हंस मार्गेंथों। यथार्थवाद के बहुत रियलिज्म के बहुत बड़े थिंकर हैं, रियलिज्म के। स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस इनकी जो बुक है उसको भी याद रखें, कई एग्जाम में पूछी गई है। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन भी इन्होंने लिखा है, तो ये बहुत बड़े थिंकर है हमारे रियलिज्म के। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, 12वां क्वेश्चन, ओवर द ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी एज इंडिया बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो भारत के अंदर जो विद्रोह होता है, इंसर्जेंसी होती है, ये बहुत के अंदर बहुत बड़ा जो इंसर्जेंसी देखते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख लेते हैं, कभी हम कश्मीर के अंदर देख लेते हैं, तो ये भारत की जो आइडेंटिटी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। When was the information technology ministry was stabilized in India। तो भारत के अंदर बताना है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब आई थी, तो ये आई है 1999, 15 अक्टूबर 1999 के अंदर भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, मंत्रालय आया है। ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट वाज अप्रूव्ड इन इंडिया। तो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कब आया है बताना है, तो 2001 के अंदर भारत के अंदर ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया है। अकॉर्डिंग टू whom रिक्रूटमेंट इज ए चूजिंग राइट पर्सन फॉर स्पेसिफिक जॉब। तो ये बात करी है मार्शल डिमॉक ने कि जो रिक्रूटमेंट है वो राइट पर्सन को ही स्पेसिफिक जॉब के लिए चुनना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज मेड थ्रू। तो ये सीएजी का माफ कीजिएगा यूपीएससी का जो प्रोविजन है 315 के अंदर है यूपीएससी, और जो 148 के अंदर है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको भी याद रखें। 368 के अंदर है हमारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और 280 के अंदर वित्त आयोग है, इन सभी को याद रखें। 324 के अंदर हमारा निर्वाचन आयोग है। ये सभी आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू whom द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एंड स्किल इन परफॉर्मिंग एंड स्पेसिफिक जॉब इज ट्रेनिंग। तो 17वें का आंसर जो है वो सी है, ये बात करिए एडविन फ्लिप ने। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एंड स्किल इन परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब इज ट्रेनिंग। तो ये बात करिए एडविन फिलिपो ने। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी के साथ कौन रिलेटेड नहीं है वो बताना है हमें। तो प्लेटो तो आदर्शवाद के साथ जुड़े हुए हैं, विल्सन भी जुड़े हुए हैं, डेलियन लर्नर भी जुड़े हुए हैं, हारेल्ड डासबेल भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो प्लेटो आप खुद ही देख रहे हैं तो ये पब्लिक पॉलिसी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हु रोड द बुक द पॉलिसी ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये बुक लिखी है हैरोल्ड लास्की ने। द पॉलिसी ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखी है हैरोल्ड लास्की जी ने, हैरोल्ड लास्बेल माफ कीजिएगा। हु वाज रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। तो पब्लिक पॉलिसी के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के साथ कौन जुड़े हुए हैं ये बताना था हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये जुड़े हुए हैं, ये सभी जुड़े हुए हैं, डेविड ईस्टन भी जुड़े हुए हैं, लास्बेल भी जुड़े हुए हैं, ड्रोवर भी जुड़े हुए हैं, पब्लिक पॉलिसी इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो ऑल ऑफ दी अबव है इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, तो इसके अंदर करेक्ट कौन सा है बताना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक ये तो नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, तो 1956 के अंदर आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अंदर उन्होंने भारत को 14 स्टेट के अंदर बांटा था। एक बार आप चेक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेट रिलेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। पहले भारत को ABCD के अंदर बांटा गया था राज्यों को, फिर बाद में जब 1956 के अंदर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे इसके अध्यक्ष, इन्होंने बांटा था, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन स्टेट के अंदर इन्होंने बांटा था राज्यों को। एक बार आप चेक कर लें एग्जैक्ट, तो ये भी 1956 के अंदर ही आया था। हु एडिटेड द बुक डोमिनेंस एंड द स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, तो ये बुक किसने लिखी है बतानी थी हमें, तो इसका सही आंसर है फ्रैंकल और MS राव ने लिखी थी, डोमिनेंस एंड द स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु यूज द, ये बताना था हमें, नौकरशाही के अंदर पहले ही क्वेश्चन आ गया था, इसके अंदर भी आ गया है। ट्रेडिशनल नेशनल लीगल अथॉरिटी नौकरशाही के अंदर मैक्स वेबर ने यूज करी थी इसको, तो इसका आंसर था फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करंटली मैच, तो इसके अंदर बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट पेयर मिला हुआ है। तो बेंथम जुड़े हुए यूटिलिटेरियनिज्म के साथ, सही बात है, इसका पहले ही सही हो रहा है। प्लेटो जुड़े हुए हैं आइडियलिस्ट थिंकर के साथ, टोटलिटेरियनिज्म के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। लॉक जुड़े हुए हैं समझौतावादी सिद्धांत के साथ, यानी वो आइडियलिज्म के और लिबरलिज्म के साथ भी जुड़े हुए हैं। JS मिल जुड़े हुए हैं यूटिलिटेरियनिज्म विचारधारा के साथ, तो ये डिपोटिज्म नहीं है इसका, तो इसका पहला ही आंसर बेंथम ही सही था, यूटिलिटेरियनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच बताना है हमें इसके अंदर कौन से हैं। तो हॉब्स जुड़े हुए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मैकियावेली जुड़े हुए हैं द प्रिंस उनकी बुक थी, और भी इसके साथ नहीं जुड़े हुए, आइडियलिज्म के साथ नहीं जुड़े हुए, तो बताते हैं कि साध्य और साधन को हमें पवित्रता के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सीधा जो हमारा साध्य है उस पर पहुंचने के लिए हमें कोई सा भी साधन अपनाना पड़े उसको अपनाना चाहिए, तो ये आइडियलिस्ट तो हो ही नहीं सकते। मार्क्स थे हमारे, मार्क्सिज्म के साथ जुड़े हुए, यूटिलिटेरियनिज्म के साथ नहीं जुड़े। रूसो जुड़े हुए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, रूसो हॉब्स और लॉक जुड़े हुए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो इसका आंसर डी सही है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट, ये पेपर था MPhil PhD का एंट्रेंस का, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। तो छोटा 25-25 नंबर के पेपर थे ये, और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक 25 नंबर का रिसर्च प्रपोजल का होता है और 25 का इसका। तो मैंने इसके अंदर जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही पोर्शन इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, अगर कुछ कमी रहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से धन्यवाद।